अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उन दिनों 12 साल की थी, हर फिक्रो गम से आज़ाद थी। स्कूल से घर और घर से स्कूल, बस यही ज़िंदगी थी। मैंने 5वीं पास की थी कि हमारे ख़ानदान में एक ऐसा गमनाक वाक़या हो गया। मंझले मामू असगर ने पहली बीवी और 4 बच्चों के होते हुए एक थिएटर एक्ट्रेस की लड़की चमन आरा से शादी कर ली। ये काम सारे ख़ानदान के लिए अफसोसनाक था, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं ज़माने के हर पेचो खम से नाबल्द नई ममानी के दीदार को बेकरार थी। ख़ानदान वालों की मुखालफत और बड़ी बीवी के डर से मामू ने चमन ममानी के लिए हमारे घर से करीब एक मकान ले लिया। नई ममानी को अकेला छोड़ना अब उनकी मजबूरी थी, क्योंकि ख़ानदान ने उनकी दूसरी बीवी को कबूल करने से इनकार कर दिया था। आखिर कब तक वो चमन के घुटने से लगे रहते। मर्द को रोजी रोटी के लिए तो घर से निकलना ही पड़ता है। ममानी के लिए एक तो ये मोहल्ला नया था, दूसरे वो अकेले रहने से बौखला जाती थीं। मामू से कहती कि घर पर ही रहो, ये एक बड़ा मसला था। इस तरह वो अपनी पहली बीवी और बच्चों के पास भी नहीं जा सकते थे। एक दिन वो अपनी पहली बीवी और बच्चों के पास गए तो चमन आरा बेगम को हमारे पास छोड़ गए। वो बज़ाहिर एक अच्छी खातून लगीं। एक ही रात में वो हमसे मानूस हो गईं। असगर मामू एक दिन का कहकर गए थे, लेकिन 2 दिन लगा दिए, क्योंकि उनकी पहली बीवी दूसरे शहर में रहती थी। ये वक्त उनकी नई नवेली बेगम ने अम्मी से और मुझसे बातें करके गुजारा। अम्मी से वो बार बार कहती कि बाजी, माँ बाप से रिश्ता तोड़कर इनके पीछे आ गई हूँ। अब तो आप लोग ही मेरे अपने हैं, आप मेरा साथ दें, वरना और कहाँ जाऊँगी। तभी अम्मी ने ममानी को गले लगा लिया और कहा, तुम आज से मुझे अपनी बहन समझो। जब कोई मुश्किल हो मुझे बताओगी, मैं हर तरह से तुम्हारा साथ दूंगी। खुद को अकेला मत समझो। अगले दिन मामू आए। अम्मी से कहा कि कल से मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ और चमन आरा अकेली रहने पर तैयार नहीं। आप निमरा को इसके पास रहने के लिए भेज दें। इसका स्कूल वैसे भी हमारे घर के करीब है। अम्मी ने मुझे मामू के हमरा भेज दिया। चमन आरा ममानी खुश हो गईं। अच्छे तरीके से मुझे खुशामदीद कहा। अब वो सारा दिन मुझसे मज़े मज़े की बातें करती रहती। मामू काम पर चले जाते, मेरी स्कूल से छुट्टियां थीं, तो हमको बातें करने का बहुत वक्त मिलता था। हम मिलकर किचन संभालते और खाना पकाते। ममानी अपने बचपन के किस्से सुनाती और मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारने की कोशिश करती। स्कूल खुले तो पढ़ाई का मसला दरपेश हुआ। मुझे रियाजी के सवाल समझ नहीं आते थे। मामू तो सुबह ऑफिस चले जाते, उनके पास वक्त कहाँ था कि मुझे रियाजी समझाते, और चमन आरा को रियाजी नहीं आती थी। अलबत्ता उन्होंने इस मसले का ये हल निकाला कि मुझे पड़ोस में ट्यूशन लगवा दी और मैं हिना बाजी से पढ़ने उनके पास जाने लगी। हिना बाजी के वालिद ठेकेदार थे, वो घर पर ना रहते थे। उनके लड़के भी दूसरे शहर होते, वालिदा ही घर पर होती। हिना बाजी अपनी वालिदा के साथ घर के काम करती। उनके पास काफ़ी वक्त होता था, तभी वो मुझे बहुत तवज्जो और मेहनत से पढ़ाती थीं। एक दिन जब मैं पढ़ चुकी और घर जाने लगी, बाजी ने कहा, ठहरो निमरा, अभी मत जाओ, आओ छत पर चलते हैं। देखो तो कितना अच्छा मौसम है। अभी हम छत पर जाकर बैठे ही थे कि किसी मर्दाना आवाज़ ने उनको पुकारा, हिना देखो मैं आ गया हूँ। मैंने मुड़कर देखा, एक नौजवान बाजी से गले मिल रहा था। बाजी भी जज्बात से खिल उठी थी। अरे जीशान, तुम कब आए? वो खुश होकर बोली। मैं हैरत से उनको देख रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, निमरा, ये मेरे भाई हैं, हैदराबाद में मुलाजमत करते हैं। मैंने जीशान की तरफ देखा तो पलक झपकना भूल गई। वो भी मुझे शशोपन में देख रहा था। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थीं। तुम जाओ निमरा, बड़े दिनों बाद मेरा भाई आया है। तुम कल और परसों मत आना, 2 दिन तुम्हारी छुट्टी है। मैं वहां आई, मगर 2 आंखें मेरे साथ साथ जैसे मेरे ताकुब में दरवाजे से गली तक आ गईं। ये आंखें मेरे दिल में खुब गई थी। घर आकर अब ये 2 आंखें मुझे दरो दीवार से झांकती महसूस हुई, लेकिन मुझे मालूम ही ना था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ममानी को भी बताया कि हिना बाजी का भाई आया हुआ है और उसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। ये आंखें मुझको घर में इधर उधर बिखरी नजर आती हैं। मेरी बात सुनकर ममानी एक खास अदा से मुस्कुरा दी। तीसरे दिन जब मैं पढ़ने बाजी के घर पहुंची, वो उनके पास बैठा हुआ था। मैंने सलाम किया।
वो बगैर जवाब दिए मुस्कुराकर उठ गया। सलाम का जवाब बाजी ने दिया। थोड़ी देर बाद जब मैंने खिड़की की तरफ नजर डाली, मुझे गुमान हुआ कि दो खूबसूरत आंखें मुझको खिड़की की ओर से देख रही हैं। तबीयत की खराबी का बहाना करके मैं वहां से लौट आई। घर आई तो कोई अजीब सी परेशानी भी मेरे ताक़ुब में आई। एक ममानी ही मेरी राजदां थी। उनको बताया कि आज वो आंखें मुझको परेशान करने को पर्दे के पास मौजूद थी, तो उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है वो लड़का तुमको पसंद करने लगा है। एक रोज़ मैं ट्यूशन लेने गई तो हिना बाजी घर पर न थी। कुछ देर में उनकी अम्मी के पास बैठी रही। घर आने लगी तो ज़ीशान ने कहा, आओ मैं तुमको पढ़ा दूं। क्यों आज पढ़ाई का हर्ज करती हो? मैंने आंटी की तरफ देखा। वो बोली, हाँ हाँ बेटी पढ़ लो। मैं पढ़ने को बैठ गई। उसने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल समझाए। शायद वो ये चाहता था कि मैं कुछ और भी वक्त वहाँ रुकूं। अभी ज़ीशान के पास बैठी पढ़ रही थी कि हिना बाजी आ गई। बाकी जो कुछ रह गया था वो बाजी ने पढ़ा दिया। फिर आए दिन ये होने लगा कि बाजी घर पर नहीं होती मगर ज़ीशान मौजूद होता। वो मुझको पढ़ाने लगता और मैं बैठ जाती। आंटी ने एक दिन कहा, बेटी तुम्हारी हिना बाजी को रोज़ बाजार जाना होता है। ज़ीशान से बड़े इनके भाई अरमगान की शादी के लिए कुछ ख़रीदारी करनी होती है, इसलिए वो मसरूफ़ हो गई है। मुझे ज़ीशान से कुछ शिकायत न थी मगर एक मसला था कि जब वो मेरी तरफ देखता तो नर्वस हो जाती। मैं इस अंदाज़े नज़र से नाआशना थी, इसलिए उलझन होती थी। रफ्ता रफ्ता मैं इस अंदाज़े नज़र की आदी हो गई। अब ये हाल था कि जिस रोज़ ज़ीशान ना होता दिल बुझ जाता। दिल हिना बाजी से पढ़ने में ना लगता और जल्द अज जल्द वहाँ से भागने की कोशिश करती। एक दिन मैं चौंक गई जब स्कूल से निकली। उसको गेट के करीब मुस्कुराते देखा। खैर उसने मुझे कुछ ना कहा। उस दिन मैं ममानी चमन आरा के घर जाने की बजाय अपने घर चली गई। उनका घर रास्ते में पड़ता था। वो तेज़ तेज़ चलता मुझसे पहले घर पहुंच गया और जब मैं मामू के घर के सामने से गुजरकर अम्मी के पास जा रही थी, वो अपने दरवाजे पर खड़ा मिला। उसने हाथ के इशारे से सलाम किया। मैं फिर भी ना समझी कि ये सब क्यों और क्या है। अब तो अक्सर जब अम्मी अब्बू के घर जाती वो अपने घर के आसपास मिलता और हाथ के इशारे से सलाम करता। रोज़ाना उसकी निगाहें न जाने क्या क्या पैगाम देती, लेकिन मेरी समझ में कुछ ना आता। पिछले कई दिनों की तरह आज भी हिना बाजी घर पर ना थी। उस दिन छुट्टी थी। दिन के तकरीबन 9 बजे थे। मैं उनकी अम्मी के पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने ज़ीशान को आवाज़ दी, बच्ची बिला वजह बैठी है, इसका वक्त ज़ाय हो रहा है। ज़ीशान बेटे तुम ही इसको पढ़ा दो, हिना तो जाने कब तक आएगी। ज़ीशान ने कहा, जी, और मेरे सामने आकर बैठ गया। ज़रा देर बाद उनकी दाएं तरफ की पड़ोसन ने आंटी को अपनी लड़की भेजकर बुला लिया। कहा कि सुनार आया हुआ है, आकर डिज़ाइन देख लें। वो फ़ौरन चादर लपेट कर चली गईं। उनको ये ध्यान भी ना रहा कि मैं और ज़ीशान घर में अकेले हैं। बस इतना कहा कि 5 मिनट में आती हूँ। निम्रा बेटी हांडी चूल्हे पर चढ़ी है, ज़रा देख लेना। उस रोज़ पढ़ाते पढ़ाते ज़ीशान ने कहा, निम्रा तुम इतना कम क्यों बोलती हो? मैंने जवाब दिया, मुझे ज़्यादा बातें करना नहीं आती। वो बोला, तुम जानती हो मेरी छुट्टी ख़त्म हो रही है और मुझे वापस मुलाजमत पर जाना है। नहीं, मेरा जवाब एक लफ्ज़ में था, अच्छा तो सुन लो। तुमने किसी की रूह पर कब्जा कर लिया है और उसके दिल की धड़कन बन गई हो। मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। ऐसा क्या देख रही हो? क्या मेरी आंखें भेंगी हैं? नहीं तो। नर्वस होकर मेरे लबों से ये अल्फाज बेसाख्ता अदा हो गए। आप भेंगे तो नहीं? आपकी आंखें तो बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, खूबसूरत है मेरी आंखें? क्या तुम खूबसूरत का मतलब जानती हो? नहीं नहीं, मैंने दोनों जवाब दिए। तो कहा, तुम बहुत मासूम हो निम्रा। तुम्हारा ये मासूम चेहरा मेरे जहन से एक पल के लिए भी गुम नहीं होता। जानता हूं तुम अभी बहुत छोटी हो, शायद 13 या 14 साल की, लेकिन मोहब्बत उम्र नहीं देखती। मैं 4 माह बाद आऊँगा। तुम सोच कर रखना कि तुमने मेरा इंतज़ार करना है या नहीं। तुम्हें मेरी इस बात का जवाब देना होगा। बड़े भाई की शादी के बाद मैं अम्मा से तुम्हारे बारे में बात करूँगा। मैं हैरान परेशान घर आ गई क्योंकि मेरी समझ में उनकी बात अधूरी आई थी। पूरी तरह ज़ीशान की बात का मतलब ना समझ सकी। इंतज़ार से नाआशना
एक छठी जमात की तालिबा को भला क्या पता कि मोहब्बत क्या होती है और इंतज़ार किस बला का नाम है, और वो क्यों इंतज़ार करने का कहता है। घर आकर बहरहाल ज़ीशान की बातें मेरे जहन से महव ना हुई, बल्कि मुझको परेशान करने लगी। बिलाखिर मैंने ममानी को सब कुछ बता दिया। वो आज़ाद ख्याल थीं, दिल के कानों से मेरी बात सुनी और परेशानी को भांप लिया। बोली, निम्रा, तुम तो खुशनसीब हो, इतना चाहने वाला मिला है। अगर मुझे कोई ऐसा कहता तो मैं फ़ौरन मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देती। उन्होंने मोहब्बत के बारे में ऐसी बातें की कि मैं उस काम को बहुत ज़रूरी और अहम ख्याल करने लगी। उनकी बातों ने मेरे कच्चे जहन पर बहुत बुरे असरात मुरतब किए। मेरे दिल में चुभने वाली बेचैनी पैदा हो गई। न जाने क्या हुआ कि मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई। सारा दिन उदास रहती, अम्मी के पास जाना भी कम कर दिया। चमन आरा मामानी के करीब रहने की कोशिश करती, जैसे यही वो हस्ती है जो मुझे परेशानियों और ज़हनी खलफशार से बचा लेगी। हर वक्त उन्हीं से बातें करने की कोशिश करती। वो भी मुझे टोकने की बजाय मेरे हौसले को बढ़ाती थीं। बार बार जतलाती कि तुम मानो या ना मानो, तुमको ज़ीशान से मोहब्बत हो गई है और ये कोई बुरी बात नहीं है। ये बात उन्होंने बार बार मुझको इस तरह याद करा दी कि मैंने महसूस किया कि अब मैं ज़ीशान के बगैर नहीं रह सकती। मुझको मोहब्बत का मतलब समझ में आने लगा कि हर वक्त जिसकी याद सताए, हरदम जिसकी कमी महसूस हो, समझो कि उससे मोहब्बत हो गई है। मैं अब खुलकर ज़ीशान का नाम लेने लगी। पढ़ाई से दिल उचाट हो गया। सोचती, क्या वाकई मोहब्बत इंसान को पागल बना देती है? मेरी हालत भी उन दिनों पागलों जैसी हो गई थी। इस हालत में ममानी ने मेरी बहुत दिलजोई की, बहुत ख्याल रखा। अब सोचती हूँ कि उनका ये लगाव भरा बर्ताव उनकी दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी थी। अगर उनको मुझसे दुश्मनी ना होती तो वो मुझको समझाती, ना कि इस अजाब में दाखिल करती और ऐसे रोग में मुब्तला कर देती जिससे मैं कतई ना आशना थी। वो मुझे समझाकर रोक देती कि ऐसी बातें ना सोचो, ये बातें तुम्हारे सोचने की नहीं है, बस अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। गर्ज के वो अच्छी ममानी ना थी। मैं तो लायक तालिबा थी। मुझको तालीम की तरफ राग़िब करने की बजाय उन्होंने सीधे रास्ते से भटका दिया और ऐसे रास्ते पर चलाया। अगर उनकी जगह मेरी माँ होती तो वो ज़रूर मुझे रोकती। ये 4 माह मुझ पर सदियों की तरह भारी गुजरे। बिलाखिर ज़ीशान लौट आया। मेरा दिल खिल उठा। हर वक्त धड़कनें तेज रहने लगी। ममानी उसके नाम से छेड़ने लगी। मैं हिना बाजी के घर गई। उसने मेरा हाथ थाम लिया और सवाल का जवाब मांगा। मुझसे जवाब बनना पड़ा तो रोने लगी। मुझको रोता देखकर वो बेकरार हो गया। बोला, मुझे यकीन था कि मेरी मोहब्बत का तूफान तुम्हारे दिल में ज़रूर तबाही मचा देगा। तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अब मैं उनके घर जाती, किसी न किसी बहाने एक तरफ हट जाता और मुझे उधर बुला लेता। उनके घर वालों से छुपकर हमारी मुलाकातें होने लगी। मैं सारी बातें ममानी को ज़रूर बताती थी। वो कहने लगी, अगर हिना के घर ज़ीशान से बात करने से तुमको खौफ आता है तो अपना घर तो महफूज है। तुम्हारे मामू ऑफिस गए होते हैं, तुम उससे यहाँ बुलाकर मिल लिया करो। लेकिन मैं दिन में उसको बुलाने से डरती थी कि हमारे घर से भी लोग आ जाते थे। लिहाजा चमन आरा ने यह हल निकाला कि मैं उसको रात को बुलाया करूं जब मामू असगर गहरी नींद सो जाए या वो अपने पहले वाले घर गए हुए हों। सो ममानी ने खुद रात को उसको पिछली तरफ की गैलरी में आने को कहा। खुद 2-4 मिनट बात की और हमें दोनों को तन्हा छोड़कर चली गई। वो हमें मुसलसल तन्हाई में मिलने का मौका देती रहीं। उस वक्त तो मैं उनको अपना सबसे बड़ा मोहसिन समझती थी। अब जिंदगी के इस मोड़ पर एहसास होता है कि वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा ताल्लुक गहरा होता गया। सच कहते हैं कि ऐसा ताल्लुक ज़्यादा देर छुपा नहीं रह सकता। मेरे भाई ने 1-2 बार जब ज़ीशान को मामू के घर से निकलते देखा तो उन्होंने ममानी पर शक किया। जब मेरे भाई ने उनसे पूछा कि ये पड़ोसी लड़का क्यों तुम्हारे घर आता है तो उन्होंने उल्टा वार कर दिया और तूफान खड़ा कर दिया कि तुम्हारी अपनी लाडली बहन के ऊपर इल्ज़ाम मुझ पर लगाया जा रहा है। इस बात को साबित करने के लिए ममानी ने मुझे घर पर बुला लिया। मुझे और ज़ीशान को मामले की खबर न दी। जब ज़ीशान मुझसे मिलने आया तो भाइयों को ममानी ने खबर कर दी।
वो तो मेरे बारे में ऐसा सोच भी ना सकते थे और ना हम ही सोच सकते थे कि ये खातून हमें यूं रुस्वा करेंगी। मेरे भाइयों ने ज़ीशान को पकड़ लिया और खूब मारा और मुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए घर ले आए और मारा। मैं जानती थी कि मेरी बारी है, मार खाती रही। मेरा स्कूल जाना बंद हुआ और भाइयों ने अम्मी से कहा कि इसके जल्द अज जल्द शादी कर दो। घर वाले तो मेरे लिए उजलत में रिश्ता ढूंढ रहे थे और मुझे ज़ीशान की फिक्र लगी थी। एक रोज़ मौका पाकर बड़ी मुश्किल से मैं घर से निकलकर उससे मिलने चली आई। वो अपनी बैठक में था और बैरूनी दरवाज़ा खुला था। मैं गली से ही बैठक में चली गई, लेकिन उसने मुझसे बात करने की बजाय मुंह फेर लिया। वो मेरे भाइयों से डरा हुआ था। जब मैंने दोबारा मुखातिब किया तो बोला, निम्रा, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो मेरी भूल थी। अब तुम मुझसे मिलने कभी मत आना। मेरी शादी मेरी कज़न से हो रही है, अब तुम चली जाओ, मेरी और अपनी शामत मत बुलाओ। मुझको उससे ऐसे जवाब की तवक्को ना थी। दिल को चोट लगी, मुझे सख्त तकलीफ पहुंची, मगर कुछ ना कह सकती। रोती हुई घर आ गई। जिस पर सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसने जान के खौफ से मुझसे मुंह मोड़ लिया था। लेकिन ये अच्छा ही हुआ, मुझे सबक तो मिल गया कि माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाल कर मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। घर में मेरी शादी की तदबीरें हो रही थीं और मुझे शादी से कोई दिलचस्पी ना थी। शादी क्या थी, बस मुझे बना संवार कर एक मकबरे में जिंदा दफन किया जाना था। दुल्हा मेरे वालिद की उम्र का था, जिसकी बीवी वफात पा चुकी थी। वालिदा और वालिद देखते रह गए और जिन भाइयों ने अपनी इज्जत पर आंच आने के खौफ से मेरी शादी कराई, शादी के 10 बरस बाद मेरा शौहर दमे की मर्ज से वफात पा गया। जवानी में बेवा हो गई। शौहर की काफ़ी जायदाद थी, मुझे भी हिस्सा मिला। मैंने दोबारा शादी ना की। अब शादी की ख्वाहिश न रही थी। मुझको कम सिनी में एक गलत औरत के घर रहने की बहुत बड़ी सज़ा मिली। आज भी सोचती हूँ कि मेरी इस बर्बादी में किसका कसूर था, मेरी वालिदा का, जिन्होंने मुझे एक गैर औरत के स्पुर्द किया, या उस औरत का जिसने मुझे अपनी डगर पर चलाया और हिफाजत करने की बजाय मुझको तही दामन कर दिया और रुस्वा भी। या फिर मेरे मामू का कसूर था, जिन्होंने एक गलत औरत से शादी की। चमन आरा से मामू की 2 बेटियां हैं, अब वो भी जवान हैं। मामू उनकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब किसी को पता चलता है कि मेरी मामानी की जवानी कहाँ गुजरी है, तो वो लोग दोबारा नहीं आते। मामू अब बहुत पछताते हैं कि उस वक्त गलत फैसला किया और गलत औरत से शादी करने का ये नतीजा निकला कि ख़ानदान से भी टूटा और अपनी भांजी यानी मेरी ज़िंदगी भी तबाह की, और अपनी बेटियों के रिश्तों के बारे सोचकर हर वक्त परेशान रहते हैं, क्योंकि कोई भी उनको कबूल नहीं करता। हर कोई यही कहता है कि जैसी माँ है वैसी ही बेटियां होंगी। आदात से तो वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन बज़ाहिर अब तक उनकी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जो हमारे ख़ानदान के लिए मज़ीद रुसवाई का बायस बने। आपको क्या लगता है कि कौन कसूरवार है? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। कैसी लगी आज की कहानी? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।